बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़। और चूँकि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी में होने वाली इस्लाहात के हवाले से, प्रॉपर्टी में कहाँ कितनी तरक्की हो चुकी है और कितनी नहीं, कहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, उस हवाले से। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम बात इस चीज़ पर करेंगे कि नौजवानों को क्या इस काम में आना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी के काम में आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किन बातों का, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और एक बड़ी अहम बात यह भी होगी कि जो बंदा प्रॉपर्टी के काम में आता है वो इतनी जल्दी तरक्की कैसे हासिल कर लेता है। ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है ऐसे काम के अंदर जिसमें रातों रात आप इतना सारा पैसा कमा लेते हैं। वो सारी टेक्निक्स हम जानेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो खुद भी प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक हैं। इनसे जानेंगे इनके तजुर्बे के हवाले से भी कि इन्होंने कितना अच्छा खासा तजुर्बा हासिल किया है इस काम के अंदर, और देखने वालों को, सुनने वालों को क्या पैगाम देते हैं, और इस फील्ड को, इस काम के अंदर आके अपने आप को फ्लरिश कैसे किया जा सकता है, ये हम जानेंगे। इन्हीं से मेरे साथ मौजूद हैं पहले नंबर पर वकाश मेकन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त दिया। और हमेशा की तरह हमारे मेंटोर जो कि इस काम को बहुत अच्छे से समझते हैं और इनकी राय आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हो सकती है, शाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और अब मजेदार बात यह है कि इस काम में तो आ गए, लेकिन इस काम में बड़ी गड़बड़ है। इतनी गड़बड़ है कि आप समझ नहीं सकते, लेकिन आपने घबराना नहीं है। माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको ये गाइड करेंगे कि अगर आप किसी मामले में फंस गए हैं तो आपने वहां से निकलना कैसे है। जनाब वकार मुश्ताक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर कानून है और कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। सभी मेहमानों का शुक्रिया। जैसा कि वकार साहब ने देख लिया कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कह दिया है किस तरह से प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए। ये बेसिकली प्रॉपर्टी की तरफ लोगों का रुझान क्यों होता है, ठीक है, और इस काम में आना चाहिए या नहीं। बेसिकली देखा जाए तो हमारे यहाँ अगर कोई सैलरीड पर्सन है या कोई बिजनेसमैन है, उन सब की प्रायोरिटीज़ जो है वो एक साइडलाइन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है वो साथ चलती रहती है। क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी बाय करके कुछ टाइम के लिए उसको रख लिया जाए तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो अमाउंट है वो आपकी डबल भी हो जाती है। तो इसलिए मोस्टली लोगों का कंसर्न ये होता है कि हमारे पास जो साइड सेविंग्स हैं हम उसको प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। और जैसा कि आपने कहा कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो यंग जनरेशन को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पहले हमारे यहाँ ट्रेंड प्रॉपर्टी का और था, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से ये ट्रेंड जो है ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। और अभी प्रॉपर्टी के अंदर आप देखेंगी तो आपको बहुत से यंगस्टर्स मिलेंगे जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और वो तरक्की सिर्फ इसी वजह से है कि आप जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जितनी ज़्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपके जितने फॉलोअर्स होंगे, लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर मैं तरक्की कर रहा हूँ तो डेफिनेटली लोग मुझे देखेंगे और मुझे फॉलो करके मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। तो उनकी इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह पे उनकी जो अमाउंट है उसको अच्छी जगह पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली तो उनके साथ जुड़े हुए और भी लोग हमारे से जो है कांटेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आजकल तो बड़ी पढ़ी लिखी जनरेशन जो है, हमारी यंग जनरेशन जो है इस बिज़नेस की तरफ आ रही है और बड़े कम टाइम में जो है वो तरक्की कर रही है। और स्पेशली वो लोग बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं जो लोग सोशल मीडिया पे जो है वो अपनी जो रियल स्टेट के हवाले से खिदमात पेश कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। शाहिद साहब, जिसको कुछ नहीं आता वो प्रॉपर्टी के काम में आ जाता है। देखें, इसको अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। हर मुल्क में एक पोटेंशियल होती है, जहाँ एक एक्सपोर्ट कंट्री है तो वहाँ पर सारे लोग उसको एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं और उस बिज़नेस की तरफ उनका रुझान होता है, उसी को वो स्टडी करते हैं। हमारा मुल्क खुशकिस्मती से रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत पोटेंशियल है। दुनिया के चंद एक ममालिक में पाकिस्तान शामिल है जहाँ पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो जब आपका फ्यूचर ब्राइट एक प्रोफेशन में होता है तो वहाँ पर लोग डेफिनेटली आते हैं। और इसी वजह से जो आपने बात की कि बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं, डेफिनेटली जब आपके किसी भी प्रोफेशन में वो कोई भी लाइफ का सेगमेंट हो सकता है, उसमें अगर पोटेंशियल है तो आप जल्दी राइज करते हैं, उसमें ग्रो करते हैं। हमारे मुल्क में चूँकि इसकी रीज़न क्या है, इसको हमने सॉर्ट आउट करना है। रीज़न ये है कि हमारी जो रेमिटेंस है वो बहुत ज़्यादा
मैटर करती है रियल इस्टेट में। और हमारा बहुत एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ओवरसीज़ वहाँ बैठे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो जितनी भी रेमिटेंस आती है चूँकि उनका यहाँ पर कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होता तो वो फिर पैसे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो लिहाजा हमारा रियल इस्टेट सेक्टर का जो बिज़नेस है वो बड़ा फ्लोरिश करता है। और जो लोग उसमें आते हैं, मेहनत करते हैं, नए मीन्स को ढूंढते हैं, तो वो फिर ग्रो भी करते हैं, नए मीन्स को ढूंढते हैं। अच्छा वक्कार, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू नो people they used to facing in especially in property in initial stage? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह शाहिद साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के रियल इस्टेट के बिज़नेस में बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री नहीं है। रियल इस्टेट से बाकी कई इंडस्ट्रीज़, जब आपके मुल्क में डेवलपमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, जब नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं या कमर्शियल एक्टिविटी होती है, तो कई तरह के रोज़गार जनरेट होते हैं। अब आपका सवाल कि जब कोई शख्स इस बिज़नेस में नया दाखिल होता है तो उसको क्या करना चाहिए, मेरा तो सबसे पहला यही है कि जो भी रियल इस्टेट की या किसी भी बिज़नेस में जाए वो सबसे पहले अपने आप को प्रॉपर रजिस्टर करवाए, अपने पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट कंपनी है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करे, और उसके बाद प्रॉपर कानूनी तरीके से जो भी डील है उसको खुलूस नीयत के साथ करे। उसकी ज़िंदगी में, उसके कारोबार में बरकत भी होगी और प्रॉब्लम्स भी कम होंगे। लेकिन अगर वो, चूँकि इस मार्केट के अंदर, रियल स्टेट के अंदर बड़ी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है उसमें, ट्रांजैक्शंस चूँकि ज़्यादा होती हैं, उसमें खदशा होता है, लालच भी बहुत होता है कि शायद कोई बहुत बड़ा जो है वो रिस्क ले लिया जाए। तो इसमें जो कोई भी इसमें अपने आप को दामन बचा के कानून के दायरे के अंदर रहकर काम करता है तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर हिम। Exactly. तो यही है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आगे, चूँकि पाकिस्तान के अंदर बड़े मौके हैं रियल स्टेट के अंदर, और ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक प्रोग्रेसिवनेस का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि वहाँ पर रियल स्टेट की मार्केट बूम कर रही है। तो जो भी इस मार्केट में है, सबसे पहले तो वो अपने आप को इस बात पर कि वो फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के साथ काम करेगा और गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं, उनके मुताबिक अपना बिजनेस करे, तो कोई बईद नहीं कि वो। ये एक अच्छी चीज़ है। वकार साहब, कितना अर्सा हो गया है आपको इस फील्ड में? मुझे 2013 से प्रॉपर, और उससे पहले मैं जस्ट एज इन्वेस्टर 2013 से 2020 तक जो है वो प्रॉपर काम करते हुए 7-8 साल 7 इयर्स। पैसा तो बहुत बनाया आपने वैसे, मतलब इतना ज़्यादा पैसा कैसे बन जाता है? देखिए, रियल स्टेट के अंदर एक चीज़ जो बड़ी आप पे वो करती है वो है आपकी लक। ये बात आपने बड़ी जबरदस्त की, और मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि आपकी लक बड़ी काउंट करती है। एग्जैक्टली। तो उसमें नॉर्मली ये है कि मेरे पास ज़्यादातर तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और वो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मैं बड़ा सोच समझ के करता हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, और उसके साथ फिर यहाँ पे एक मोनोपोली है कि आपने किसी भी चीज़ को कहीं पे कुछ बाय करना है तो आप एक पूरा ब्लॉक पकड़ लेते हैं, आप उसको बाय करते हैं, उसका रेट आप जिधर मर्जी ले जाएं। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक से अगर आप काम करें तो आप डेफिनेटली बहुत जल्द ग्रो कर। शाहिद साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं फिर अपने पहले सवाल से कोट करूंगी। कहा है तो ये जाता है कि प्रॉपर्टी में बहुत पैसा है, क्या एम्प्टी पॉकेट के साथ आप प्रॉपर्टी में फ्लरिश कर सकते हैं? आपके पास पैसा जेब में है नहीं और आपने करोड़ों का काम करना है, तो कैसे करेंगे? या आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए? देखें, रियल एस्टेट जो है वो एक सर्विसेज सेक्टर है। उसकी बिगनिंग से जब आप एंटर होते हैं तो आपने डिसाइड करना है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करने आ रहे हैं या बीइंग इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टर के तौर पे आना है तो डेफिनेटली आपके पास पैसे होने चाहिए। बट अगर आप एक गरीब आदमी है या एक मिडल मैन है, मिडल तबके से है, तो उसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस प्रोफेशन में, उसके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो उसको अवेल कर सकता है। वो स्ट्रगल करे और नेक नियति और ईमानदारी से काम करे, और जो नए एवेन्यूज़ खुलते हैं उनके अंदर वो अपने आप को एडजस्ट करे, तो वो भी एक वक्त आता है कि वो इन्वेस्टर बन सकता है। बट हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम दो चीज़ों को सेपरेट लेकर चले। होता क्या है कि जब हम एक रियल्टर ही है, जब हम
रियल्टर बन के सोचते हैं तो उसकी सोच और होती है, एक इन्वेस्टर या डेवलपर की सोच और होती है। समटाइम्स हम मिक्सअप कर जाते हैं। जब हम ग्रो करते हैं तो पहले हम रियल्टर होते हैं, बाद में हम इन्वेस्टर बन जाते हैं, फिर हम दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चल रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो उसमें डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, उसमें प्रोफेशन भी बाज़ दफ़ा आपका डैमेज होता है, बट उसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं कि वो जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है आपका, उसकी बेस पर आप फिर बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहे होते हैं। सो इसमें ये जब आप ग्रास रूट लेवल से चलते हैं और एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान आज के नए तौर तरीकों के मुताबिक अपने आप को ढालकर काम करता है, तो उसके लिए वक्ती तौर पे कोई मुश्किलात ज़रूर हो सकती बिल्कुल सही। हैं, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वक्ती तौर पर मुश्किलात ज़रूर हो सकती हैं। मैं वकार साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगी और उनसे मैं ये पूछूंगी कि सर, जिस तरह से अब बात तो ये चल पड़ी है कि आपको प्रॉपर्टी के काम में आना चाहिए, लेकिन क्या प्रॉपर्टी में आने के लिए आपको कुछ कानून को भी फॉलो कर लेना चाहिए या उस हवाले से कोई डिग्री ले लेनी चाहिए, या मिलती भी है डिग्री ऐसे या नहीं मिलती? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू यही हो रही थी कि अगर आप प्रॉपर्टी के काम में आते हैं तो क्या आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को या लॉ को भी स्टडी करना चाहिए ताकि आप जो है वो धोखे से बच सकें? जी, जिसमें गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने पूछा कि किसी डिग्री या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, वो तो ज़ाहिर है नहीं है। वो तो रियल स्टेट के बिजनेस में, जिस तरह शाह साहब ने कहा कि ये एक सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, तो उसमें आने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप अगर कोई स्टार्टअप है तो वो सबसे पहले अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप पे करना चाहता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करे। एज ए पार्टनरशिप फर्म उसको बनाना चाहता है तो फिर उसके एक अलग डॉक्यूमेंटेशन है। अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के बाद प्रॉपरली इस बिज़नेस में आए। और उसमें दो चीज़ें जो मैं समझूंगा नौजवानों के लिए, नए आने वालों के लिए बड़ी ज़रूरी हैं कि वो जिस भी हाउसिंग सोसाइटी के साथ काम करें, जिस भी जहाँ पर भी लोगों की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ज़ाहिर है वो करवाएं, क्योंकि वो लोगों को एडवाइस करेंगे कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, तो वहाँ पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें। और ये चेक कर लें कि वो हाउसिंग सोसाइटी या वो जगह जहाँ पर वो जिससे वो रिलेट करके लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, क्योंकि इस पर उनकी अपनी कारोबारी साख भी मुंसलिक है, वो अपने तौर पर चेक करें कि क्या उन्होंने सारे उस हाउसिंग सोसाइटी ने अपने कानूनी तकाजे पूरे किए हैं, क्या वहाँ पर जो लोगों की आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं वो सेव है या नहीं है, या कल को उसके क्या असरात हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या लोगों को जिनकी आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं अपने कमीशन के लिए, ज़ाहिर आप सर्विस दे रहे हैं तो कमीशन तो आप लेंगे, तो आप पहले मुकम्मल तौर पर अगर कोई आपके ज़रिए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका ये राइट है कि आप उसकी इन्वेस्टमेंट उस जगह पर जाएं जो कानूनी है। कल को जिस तरह हम देखते होते हैं कि लोग ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं तो कल को पता लगता है कि वहाँ पर वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, नैब का केस बन गया, उन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल्स नहीं लिए हुए थे, तो इस तरह के मसाइल हैं। तो यहाँ पर मतलब बिज़नेस करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टर्स या जो भी लोग आपके क्लाइंट हैं उनके साथ बिल्कुल फेयर डील करें, और जिस भी जगह के ऊपर, जिस भी हाउसिंग सोसाइटी, जिस भी कमर्शियल प्लाजे के साथ आप काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे देखें कि क्या उन्होंने तमाम कानूनी लवाजमात को पूरा किया है या नहीं किया। अच्छा, यही ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा वकार साहब, क्या समझते हैं कि प्रॉपर्टी का काम करने वाले या प्रॉपर्टी से मुंसलिक लोग खुद एक बहुत बड़ा माफिया नहीं है? आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में अगर आप इस चीज़ को ऐसे कंसीडर करते हैं कि एक बहुत बड़ा माफिया है, तो उसमें भी मैं येस कहूँगा, और डेफिनेटली उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है वो चीज़ें इस तरह से चल भी नहीं सकती। डेफिनेटली अगर आप अभी देखें कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि अगले जो 6 से 8 माह वो रियल स्टेट के लिए बहुत अच्छा बड़ा गोल्डन टाइम है, और आप मार्केट में अगर आप इस चीज़ को देखें तो 70 to 75% जो हैं वो प्राइसेस हर जगह पे वो इंक्रीज़ भी हुई हैं।
और वो डेफिनेटली इसी तरह होती है कि ये माफिया जो है, जैसे मैंने कहा कि हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टर्स मिलकर एक पूल क्रिएट करते हैं और हम किसी भी जगह पे घुस जाते हैं और वहाँ पे जाके हम चीज़ों को मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई वाला चक्कर कर देते हैं, एक चीज़ को हम शॉर्ट कर देते हैं। एक चीज को शॉर्ट कर देते हैं। जब डेफिनेटली वो चीज़ शॉर्ट हो जाएगी और वहाँ पे वहाँ पे और डिमांड की जाएगी तो उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। तो जैसे वो प्राइस इंक्रीज होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है वो चीज़ों को उसकी सेलिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके बगैर तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है और ये बिल्कुल होता है रियल एस्टेट सेक्टर में, और कहीं पे भी बूम लाने के लिए ये चीज़ पैसा तो इन्वॉल्व होता है। बूम लाने के लिए पैसा इन्वॉल्व होता है, सच्ची खरी बात कीजिए शाहिद साहब। अच्छा, आपकी दो बातें हैं। एक तो पहला सवाल जो भाई ने आंसर किया, मसाइल की बात की, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका माफिया के ऊपर है। तो ये दोनों बड़े इंटरकनेक्टेड बात है दोनों में। एक चीज़ कॉमन है कि जब जिस मुल्क में, जिस प्रोफेशन में, जिस एरिया में जब रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी चीज़ पर डेवलप नहीं होते, बनाए नहीं जाते, उसको वेल मैनर्स के साथ ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, तो मसाइल आते हैं। देखें, माफिया की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान में आटा माफिया, शुगर माफिया, हर चीज़, ऑयल माफिया, यानी कोई नाम प्रॉपर्टी ले। माफिया में भी सरकारी सतह तक के माफिया हैं। हाँ, देखें, आप मुझे बताएं कि किस पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शोबा है जिसके लोग प्रॉपर्टी से मुंसलिक नहीं हैं। आपके पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, एंड दे ऑलरेडी हैव मनी है, तो वो सारे का सारा उनका एट द एंड जो डंप होना है वो प्रॉपर्टी है। अच्छा, जो मसाइल की बात है, हमने गवर्नमेंट को सुजेस्ट किया बारहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और उसके लिए हमने उनको मुतअद्दिद तजावीज़ भी दी कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलराइज करें, उसके बायलॉज होने चाहिए, उसका वो डेवलपर है उसके लिए बायलॉज हों, वो बिल्डर है उसके लिए बायलॉज हों, इसी तरह एक रियल्टर है उसके लिए बायलॉज हों। तो जब तक ये, अब देखें, अलमिया ये है कि 72 साल से इन चीज़ों पर काम नहीं हो रहा, और इतना इस सबसे ज़्यादा पैसा इन चीज़ों में इन्वेस्ट होता है, लेकिन हम, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो इस चीज़ से गाफिल है, और वो कोई इसको बिल्कुल एक माइनर सा सब्जेक्ट समझते हुए, और बिल्कुल एक छोटी सी, चूँकि इधर से टैक्स रेवेन्यू ना होने के बराबर है। अगरचे हम लोग बीइंग रियल्टर कहते हैं जी कि सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, इट इज़ नॉट करेक्ट। इसको मैं करेक्ट कर दूं, ये हम बहुत पीछे हैं, इसलिए हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, हमारे ऊपर लेजिस्लेशन नहीं बनती, इसको रेगुलराइज करने के लिए संजीदगी से नहीं सोचा जाता। और जब तक ये नहीं सोचा जाएगा तब तक जो मसाइल हैं, जो फ्रॉड है, माफियाज हैं, वो पनपते रहेंगे और वो ग्रो करते रहेंगे, और पाकिस्तान की मुइशत और टैक्सेशन सिस्टम जो है वो हमेशा ज़वाल पजीर रहेगा। ज़वाल पजीर रहेगा। वकार साहब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? और दूसरा ये कि आप समझते हैं कि जो इस्लाहात और जो कानून बनाए गए हैं प्रॉपर्टी के शोबे को लेकर, क्या उसमें हमें तरामीम की ज़रूरत है या वो काफ़ी हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाए तो बेहतर होगा? जी, गुजारिश है कि जहाँ तक हम बात की जाए डेवलपर्स की, तो उनके लिए तो ज़ाहिर है कवानीन मौजूद हैं कि जब वो कोई डेवलपमेंट करेंगे, वो लैंड की डेवलपमेंट हो या हाई राइज बिल्डिंग्स हों, तो उनको मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू सारा प्रॉपर करना पड़ता है, उनकी पूरी रेगुलेटरी रिजीम है। यहाँ तक बात ठीक है कि एक शोबा ऐसा है कि जिसकी कोई रेगुलेटरी रिजीम नहीं है, जिसको रेगुलेट होना चाहिए, वो है आपका प्रॉपर्टी डीलर या रियल्टर, जिनको कह रहे हैं। बुनियादी तौर पर होता ये है कि हमारे यहाँ वाकई ही अभी तक हम, कोई सजेशन थी पिछली गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में भी ये बातें चल रही थी कि कोई रेगुलेटरी रिजीम होनी चाहिए, इस तरह का कोई एक रेगुलेटरी इदारा होना चाहिए जो प्रॉपर्टी डीलर्स और ये जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है इसको डील करे। दूसरा, इसमें जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो डेवलपर्स है उसके लिए कवानीन मौजूद हैं कि वो पहले जगह को देखेगा कि वो किस LDA के अंदर आती है, ये कौन उसको रेगुलेट करता है, फिर नक्शा पास करवाएगा, फिर उस पर सारी फीसेस पे करेगा, फिर उसका एक पूरी की पूरा एक कानून उस पर नाफिज होता है। जहाँ तक एक प्रॉपर्टी डीलर की बात है तो इनकी एसोसिएशंस तो मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर एक प्रॉपर रेगुलेटरी रिजीम नहीं है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इनको प्रॉपर टैक्स के नेट के अंदर आना चाहिए, जिस तरह पंजाब के अंदर पंजाब
PR सर्विसेज पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है जो सर्विसेज पर टैक्स लेती है, उसके अंदर प्रॉपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और हर जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके लिए लाजिम होना चाहिए कि वो साल के एंड में अपने हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो उस पर टैक्स है वो उसको शो करे। ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें आप देखते हैं ना कि लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, ये सारा आउट ऑफ बुक्स हो रहा होता है। अगर ये बुक्स के अंदर हो, अगर गवर्नमेंट इस पर, अच्छा अब ये दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि रेगुलेटरी रिजीम होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो रियल एस्टेट में काम करने वाले भाई हैं वो इस पर अगर कल को गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाती है, इनकी टैक्सेशन को इंक्रीज करती है या ऐसे कदम उठाती है कि इनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेगी, तो फिर ज़ाहिर है ये एहतजाज करने लग जाएंगे, इनके अपने मफादात हैं। तो इन दोनों चीज़ों को गवर्नमेंट को साइड बाय साइड में लेकर चलने के लिए इनको टैक्स नेट में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है। और मैं और इत्फाक करूँगा शाहिद साहब की बात से, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कोई भी शोबे का शख्स है जो किसी भी माफिया से ताल्लुक़ रखता है, उसका पैसा वो जहां से भी कमा कर लाएगा वो डंप प्रॉपर्टी के बिजनेस में होगा। बिल्कुल सही। और अगर वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में होगा डंप, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा, अगर ये माफिया है, खुदा ना खास्ता अगर है माफिया, तो ये माफिया सारे माफिया का बाप है, फिर वो माफिया। अच्छा। और उस बाप को रेगुलेट होना चाहिए, उसको टैक्स रिजीम के अंदर मुकम्मल तौर पर आना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें एक भाई की बात को करेक्ट भी कर दूं और इनकी बात को आगे भी बढ़ा देता हूं। देखें, जहां तक बिल्डर्स और डेवलपर्स के बायलॉज बने हैं इसमें तो कोई शक नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं, बट बात इम्प्लीमेंटेशन की है। बात ये है कि उसमें भी काफ़ी नकाइस मौजूद हैं जिसको हमने गवर्नमेंट को पॉइंट आउट भी किया हुआ है और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, अप्रिशिएट भी किया। देखें, एक डेवलपर है, उसको एक सोसाइटी बनाने के लिए जो लवाजमत पूरे करने होते हैं वो कर लेता है, बट उसके बाद क्या होता है, जो जहाँ से फ्रॉड चलता है, बिगनिंग होती है, वो क्या है कि उसने 500 कनाल की अप्रूवल ली है, वो बेच रहा है 5000 कनाल, तो फ्रॉड तो शुरू हो गया ना। अब उसने बिगनिंग में सारे जो लवाजमात थे वो पूरे किए हुए हैं, बट अब कौन चेक करेगा उसको? कोई ऐसा इदारा नहीं है, इदारे सोए होते हैं, वो 500 की बजाय 5000 कनाल जगह बेच जाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए देखें, ये इसको भी एड्रेस करना गवर्नमेंट का काम है। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के लिए या उसकी अप्रूवल के लिए बायलॉज बना देना बिल्डिंग के लिए या किसी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये काफ़ी नहीं है। उसको चेक एंड बैलेंस रखना, उसको उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को तरतीब देना, उसके आगे भी बायलॉज को तरतीब देना, ये भी गवर्नमेंट का काम है, जिसमें अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। और खुद इन गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके लोग शामिल हैं इसमें। मैंने किसी साहब को ये बात कहते हुए सुना कि यार वो फलानी जनाना प्लॉट लेना है और फलानी जगह प्लॉट देखा है, तो उसे ओके कर दो। बोलो आपके तो कर देंगे, लेकिन यह कि तुम नक्शे पे तुमने देखा है ना, नक्शे ते चीज कुछ और नजर आती है, मौके पे जाके देखो। मतलब आप जो अगर मैप पे देख रहे हैं वो मंजर कुछ और है, अगर आप लोकेशन पे जाते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर कुछ और ही निकलता है। ऐसा क्यों? क्या मैप के थ्रू भी लोगों को फंसाया जाता है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। 90% मैप्स जो होते हैं वो ऑन ग्राउंड जो ओरिजिनल रियलिटी होते हैं उससे बहुत डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, इसलिए तमाम देखने वालों को और नॉर्मल स्पेशली जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट हैं उनको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को ऑन ग्राउंड जाके विजिट करके उसकी पूरी तसल्ली करके फिर प्रॉपर्टी बाय करें। नॉर्मली ये होता है कि कोई भी सोसाइटी है, जैसे शाहिद साहब ने भी फरमाया कि 500 कनाल जगह और वो 1000 कनाल सेल कर गया, वो 500 कनाल तक तो नक्शा ठीक है, आगे लैंड किसी सोसाइटी ने बाय नहीं की, उस पर नक्शा दे दिया है, वो जी हम बाद में ऐसा 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 उसको बाय करते रहेंगे, लेकिन वो नक्शे पे 1000 कनाल सोसाइटी बिक चुकी होती है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सारा डेवलपर का कसूर है, उसमें हमारे इदारे उस डेवलपर के साथ मिले होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज लाहौर में कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को करना है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन देने के लिए एलडीए ने अगर उसके लिए कोई 5 लाख या 10 लाख रुपए फीस रखी है, वो डेवलपर उसकी जमा करवा देता है, अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी भी कर लेता है, उसके बाद भी उस डेवलपर को एनओसी नहीं दिया जाता, उससे इतने के पैसे मांग लिए जाते हैं कि उस डेवलपर की मजबूरी बन जाती है कि वो इदारों को खिलाने के लिए उसे आगे जगह बेचनी पड़ती है, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट को और जो जब इदारे ठीक हो जाएंगे तो फिर डेवलपर भी ठीक हो जाएंगे, फिर रियल्टर भी ठीक हो जाएगा, फिर क्लाइंट भी ठीक हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मतलब मसला ज्यादातर जो है ना वो इदारों में ही आ रहा है। डेफिनेटली।
अच्छा, शाहिद साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे, और क्यों इत्तेफाक नहीं कर रहे इसका जवाब देंगे हम आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और देखते हैं शाहिद साहब को क्यों और किस बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं हो रहा था, बताइएगा सर। भाई ने एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी की है, उस बात पर मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन असल मसला हमारी मिन हैसल कौम है कि हम खुद जब एक रेस में होते हैं ना कि हमने अमीर होना है, हमने डेवलपर के साथ मुकाबला कर रहा है, हर कोई बैरिया बनने के लिए वर्किंग कर रहा है, बिल्डर के साथ मुकाबले में है, रियल्टर के साथ, वो एक कंपटीशन बना हुआ, बिल्कुल सही। कंपटीशन और अनसीन रेस है जिसमें हम दिखाए बगैर अपने ज़हन में उस रेस में चल रहे हैं कि हम रातों रात अमीर हो जाएं, हमारे पास दुनिया जहान की दौलत आ जाए, और उसमें हम तमाम जो नॉर्म्स हैं, तमाम जो एथिक्स हैं, उनको भूल जाते हैं। प्रॉब्लम वहाँ पर है। जब आप सिंसियरिटी और ईमानदारी के साथ काम करते हैं और बायलाज को फॉलो करके, ठीक है इदारे गलत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर भी तो देखें, एक गलत है तो दूसरा तो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन लोगों ने इंतजार किया है, सब्र किया है, लेकिन उन्होंने कहा हमने 2 नंबर काम नहीं करना। 2 नंबर काम नहीं करना, अगर 2 नंबर काम भी नहीं करना और इंतजार भी नहीं करना, और आप शाहिद साहब मतलब देखने वालों को सही मशवरा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर पैसा कैसे बनाएंगे हम लोग? देखें, 2 ही चीजें हैं, या आप अपनी आखिरत बना लें, अच्छा, या बेईमानी कर लें। क्या बात है, खुद प्रॉपर्टी के काम में हाँ मतलब अच्छा खासा पैसा बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज पर अल्लाह ताला का बड़ा करम है। झूठ कभी नहीं बोला आप? झूठ नहीं बोला। अच्छा, वकार साहब क्या समझते हैं, आपके इजी मनी के लिए प्रॉपर्टी बनी है? मैं बुनियादी तौर पर गुजारिश ये करूँगा कि शाहिद साहब की और वकार साहब की सारी बातों से इत्तेफाक करते हुए, बुनियादी तौर पर कोई भी बिज़नेस जो है उसका अल्टीमेट तो यही है ना कि उसमें साफ़ और शफाफ तरीके से उसके अंदर से रिस्क कमाया जाए। लेकिन बुनियादी तौर पर जिस तरह शाहिद साहब ने कहा, ये सारी नज़रियाती तौर पर और किताबी तौर पर तो ठीक बातें हैं कि जी हर बंदा पैसे की रेस में है और हमें अपने नीयत को ठीक करना चाहिए। दुनिया में कोई भी काम, दुनिया में कोई भी चीज़ सिर्फ नीयत पर नहीं चला करती। इसके लिए हुकूमतों को कवानीन बनाने होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, और वहाँ पर बैठे हुए इदारों के अंदर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम इतना पायदार करना होता है कि लोगों की वो ख्वाहिश दबी रहे। दुनिया में हर मुल्क के, हर नस्ल के, हर आदमी की ये एक जबिल्लत है इंसान की, तो उसको कंट्रोल गवर्नमेंट ने और इसके इदारों ने करना है। देखिए, अगर 500 कनाल की सोसाइटी 1000 कनाल बन गया तो वो रातों रात तो नहीं फाइलें बिकी, उसके लिए टाइम लगा है, उसके लिए ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बैंकों में हुई हैं या कैश में हुई हैं। आपके इदारे किधर हैं? सो बहरहाल ये अदबी गुफ्तगू के अलावा ये काम बिल्कुल हुकूमत का है, और अपने लोगों का की जो जमा पूंजी है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी, लाइफ और प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और हम यहाँ पर बैठकर जो मर्जी किताबी गुफ्तगू करें, जब तक हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनकी इम्प्लीमेंटेशन सख्त नहीं होगी, ये फ्रॉड्स होते रहेंगे। मैं एक और आपको, मैं मेंबर हूँ पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी का। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी 2008 में जब बनी पिछले दौर में, तो इन्होंने अथॉरिटी ने रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना शुरू किया, जो कि आपकी थी एग्रीकल्चर लैंड थी। आज बहुत सारा डेटा कंप्यूटराइज हो चुका है, उसमें शिकायत भी है ऑपरेशन लेवल पर, लेकिन कम से कम आपका डेटा महफूज हो गया है। इसी तरह आपके जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, कोऑपरेटिव है, आपका लोकल गवर्नमेंट है, उनका कम से कम डेटा को कंपाइल करके कोई इस तरह के प्रोसेसेस डिफाइन किए जाएं कि चलें, कोई बहुत ज़्यादा यकदम कोई नई दुनिया ना बने, लेकिन कम से कम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ। तो ये मेरी गुजारिश। जी वकार साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? अच्छा, वकार साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। उसके अंदर इस तरह से है कि पिछले दौर में हमारी जो एसोसिएशंस बनी रियल स्टेट के हवाले से, उनका प्रॉपर गवर्नमेंट के साथ भी अंडरस्टैंडिंग रही, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नए कानून में इस्लाहात भी की गई और चीज़ें डेवलप की गई। उसमें ये है कि रियल स्टेट सेक्टर में जो टैक्स की शरह है ना, वो आप बाकी किसी भी आप बिजनेस से या
किसी भी और कम्युनिटी से आप उसको करें तो वो रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा टैक्सेशन जो है वो आप एक चीज़ को ट्रांसफ़र करवाते हुए पे की जा रही है। लेट्स सपोज एक कनाल का प्लॉट है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लाहौर में, किसी भी अच्छी सोसाइटी की, किसी का नाम नहीं लेता मैं, तो वहाँ पे आपको 9 से 12 लाख रुपया आपको ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ती है एक कनाल के प्लॉट पे, जिस पे सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपया उस हाउसिंग सोसाइटी को जा रहा होता है उस ट्रांसफ़र फीस का, और बाकी 7 से 7.5 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट को फीसेस की मदद तो ये में जा रहा ज्यादती होता नहीं है? अच्छा विकास भाई, एक चीज़ ऐड करते हैं, हम बात ये नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है ट्रांसफ़र का, वो तो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं। रेवेन्यू जहाँ से नहीं आ रहा, वो जो रियल स्टेट कंसल्टेंट है जो आप हैं, जो आप अपनी 1% या 2% जो अपनी सर्विस फी लेते हैं, क्या उस पर आप टैक्स फाइल करते हैं? नहीं, उस पर- इम्पोर्टेंट। जी मैं अच्छा, तो वो है नहीं, ना? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छा, आप चाहते हैं कि 7-8 लाख रुपया वो भी दइए, और जो उस बंदर ने 1% या 2% कमीशन लिया उसमें से भी वो सर्विस टैक्स, वो उसका अच्छा। इनकम टैक्स है, वहीं पर तो छुपाया जाता है। मतलब इनकम टैक्स पे पहले टैक्स लागू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके अगर आप इनकम टैक्स ब्रैकेट से ऊपर जाएंगे तो वो टैक्स आप पर मैं लागू उसको भी होगा। एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसमें ना आपको 3-4 किस्म के टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ने पहले तो इसको फिक्स किया था, लेकिन उसके बाद हमारे एहतजाज करने पे उस चीज़ को रिवाइज किया गया। उसमें हमें एक्साइज की सूरत में, रजिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब की सूरत में प्रोफेशनल टैक्स जो है, ठीक है, उन चीज़ों की सूरत में हमें 2-3 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग वो टैक्सेस पे करते हैं, अभी रिसेंटली वो टैक्सेस आए हैं और मैंने खुद वो पे किए हैं। उसके अलावा हमारी जितनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो ईयरली हमारा FBR को हमारी रिटर्न सबमिट हो रही होती है, उस पे एक्सपेंसेस को लेस करके डेफिनेटली हमारी इनकम के हिसाब से जो टैक्स है वो जा रहा होता है। ये बताइएगा कि पोजेशन बेसिकली क्या होता है, ऑनरशिप में और पोजेशन में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखें, ऑनरशिप है एक पीस ऑफ लैंड आपके नाम ट्रांसफर हो गया और वो उसकी ऑनरशिप है। पोजेशन तब तक नहीं है जब तक जाके आप उस जगह की निशानदेही करके और उसके ऊपर कोई अपनी निशानी क्रिएट नहीं कर लेते, लेट्स सपोज 4 दीवारी कर लेते हैं, तो वो उसका पोजेशन कहलाता है। अब हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम पे प्लॉट्स हैं लेकिन उनके पास पोजेशन नहीं है। उसमें क्या होता है कि समटाइम सोसाइटीज़ के पास लैंड नहीं होती, नक्शे पे प्लॉट उनको दे दिया जाता है, प्लॉट नंबर फलां ब्लॉक का आपके नाम है, ये आपका प्लॉट है, ठीक है, और सोसाइटी के पास लैंड अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसका पोजेशन नहीं है। जब वो मिलेगी या तो वो कहीं प्लॉट नंबर माइग्रेट होगा किसी और ब्लॉक में काफ़ी जलील होने के बाद, तो तब आपको मिलेगा, या फिर वो लैंड जब सोसाइटी बाय करेगी, उसको डेवलप करेगी, फिर आपको उसका पोजेशन मिलेगा। रावी अर्बन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? हमारे लाहौर के अंदर जगह जगह कचरे के ढेर तो मौजूद हैं, तरसीली निज़ाम हमारा बिजली का जो है वो बुरी तरह मुतासर है, बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो नहीं रही, बेहंगम ट्रैफिक से हम गुजर रहे हैं। ये चले हैं जनाब बड़ा डेवलप सा अर्बन रावी मनसूबा बनाने के लिए। अच्छी बात है, बनना चाहिए, हम ख्वाहिशमंद हैं कि हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और खूबसूरत बने माशाल्लाह से। क्या आप समझते हैं कि उस तरह की फैसिलिटीज़ या इस प्रोजेक्ट को बना देना उतना आसान है जितना कहा जा रहा है? नहीं, ये बिल्कुल भी एक आसान प्रोजेक्ट नहीं है। इस पे बहुत सारी आबादियाँ आती हैं। इस प्रोजेक्ट के कई फेजेस हैं और उसको डेवलप करना तो अभी बहुत दूर की बात है, उसको एक्वायर करना ही गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो एरिया सेलेक्ट किया गया है उसमें भी काफ़ी मिस्टेक है, क्योंकि आप पॉपुलेटेड एरिया को ख़त्म करके वहाँ पर एक बहुत ऐसा वर्ल्ड, ऐसी चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं जो इमेजिनरी है, ठीक है, तो एक्चुअल वर्ड इमेजिनरी, ओके जी। तो उसमें इनको चाहिए था कि ये लैंड इनके पास, देखें अगर आपने रावी के किनारे ही बनाना है तो रावी जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उसके हट के आप बनाएं। अब ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 46 किलोमीटर की लेक ये बनाना चाह रहे हैं और उसके सराउंडिंग में फिर ये उसमें स्पोर्ट्स सिटी भी बनेगा, मेडिकल सिटी भी बनेगा, IT सिटी भी बनेगा। भाई सब कुछ बनाएं, इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसको ऐसी जगह पर बनाएं जहां इसको बनना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, बात तो ठीक है कि रावी अर्बन अथॉरिटी को बड़ी मुश्किलात हैं वहाँ पे ज़मीन एक्वायर करने के लिए रावी के इर्द गिर्द, लेकिन एक चीज़ उसमें जो डेवलपमेंट के साथ साथ, क्योंकि लाहौर शहर की आबादी 1.5 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है और इस शहर के ज़ाहिर फिर मसाइल भी उस तरह के हैं, तो वहाँ पर
जो प्लान है वो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा मंसूबा गवर्नमेंट वहाँ पर करने जा रही है। फिर वहाँ पर आपकी जो सॉलिड वेस्ट है उसको प्रोसेस करके काबिल इस्तेमाल रिसाइकल करने का मंसूबा है। तो इस तरह के मंसूबे तो ज़ाहिर है शहर की ज़रूरत हैं। बाकी जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो वो तो ज़ाहिर है जैसे ज़मीन एक्वायर होगी फिर उस हिसाब से आगे देखा जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में अगर कोई नीड ऑफ द आवर है तो वो ये है कि वाटर ट्रीटमेंट का वहाँ पर लाहौर जैसे बड़े शहर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, एंड दिस इज़ द राइट टाइम। और फिर इसी तरह जो आपका दुनिया तो जो है वो सॉलिड वेस्ट से बिजली पैदा करने की तरफ चली गई है। हम अभी भी सारे शहर का कूड़ा उठा के महमूद बूटी में डंप कर रहे हैं। तो ये प्रोग्रेसिव सोच तो है डिज़ाइन करने वालों की। अब आगे देखते हैं कि उसका क्या उसका ख्वाब की ताबीर कैसी होती है। अच्छा वकास, जिस तरह से आपको पता है कि आबादी का फैलाव भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और पाकिस्तान के 3 बड़े शहर यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्या आप समझते हैं कि इन शहरों में बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत स्ट्रांगली फ्लरिश करनी चाहिए? देखिए, दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता शहर आप इस टाइम पे देखें तो वहाँ पे जो है वो वर्टिकल बिल्डिंग्स जो हैं वो उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करके उसके ऊपर जो है वो नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। डेफिनेटली लाहौर की डिमांड है, लेकिन अब लाहौर में हाई राइज का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और वो चल भी रहा है। और दूसरा, अब मैं इस बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि हम एक शहर को कितना एक्सपेंड करते जा रहे हैं। हमें उसको एक्सपेंड करने की बजाय हमें एक नया शहर डेवलप करना चाहिए, उसमें ये तमाम सहूलियात देनी चाहिए ताकि इस शहर का बर्डन कम हो के जो है वो लोग दूसरे नए शहर के अंदर ट्रांसफर हो। और उससे क्या होगा कि हमारे जो पसमानदा इलाके हैं उनके नियरेस्ट कहीं एक बड़ा शहर बनाया जाए ताकि उनको उसकी सहूलत हो सके। तो ये इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि नए शहर जो हैं वो डेवलप होने चाहिए। अच्छा माहिर कानून साहब, वकार साहब, अगर कोई किसी को तोहफे में कोई घर दे दे उस पर तो टैक्स लेंगे आप? जी बिल्कुल, उस पर टैक्स होता है। माफ़ी ना दैयो। हाँ नहीं, उस पर देखिए ना गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों के अब आम तौर पर ये गवर्नमेंट का ये है कि 6% आप अगर किसी को बेचते हैं तो उस पर टैक्स होता है, जिसमें TMA की फ़ीस होती है, जिसमें आपकी स्टैम्प ड्यूटी होती है और वो 6% बनता है। और अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो फिर वो कम होके तकरीबन 3 से 4% उसकी जो भी DC रेट है उसके हवाले से वो पे करना पड़ता है। तो जाहिर है गिफ्ट के ऊपर भी टैक्सेशन तो है गवर्नमेंट की। वकास मेकन साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, और शाहिद महमूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वकार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जाना इस प्रोग्राम के अंदर कि हमने ज़्यादा तीखे सवालात मैंने इस प्रोग्राम में नहीं किए, लेकिन अभी आने वाले प्रोग्राम्स में हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो फ्रॉड किया जाता है। इस पर तो हम बहुत प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन ये कि हम अब चाहते हैं कि रियल एस्टेट जो है वो वाकई में तरक्की करे। CPEC भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।